हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें डुअल प्राइमल इनफिजिबल स्टार्ट लिया था हमने और डुअल फिजिबल, और हमने प्राइमल को, अगर आप इसी स्लाइड के अंदर देखें, बल्कि ये एक ही स्लाइड है जिसमें दोनों प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है। ये स्टार लिया था हमने, ये तो आपका सिंपल सिंप्लेक्स मेथड है जी। ये आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स थी। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जब स्टार्ट लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मेंटेन किया, आपके पास ये मॉडल आ गया, यानी प्राइमल इनफिजिबल, और ये जो डुअल है क्योंकि मेन है तो इसका नेगेटिव ऑफ द डब्ल्यू ये आपका डुअल होगा, और ये फिजिबल था। प्राइमल इनफिजिबल, डुअल फिजिबल, ये आप स्टार्ट दिया था, और आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप प्राइमल की इनफिजिबिलिटी को फिजिबिलिटी में कन्वर्ट करें, और जब दोनों फिजिबल हो जाए, यानी प्राइमल भी फिजिबल और डुअल भी फिजिबल, तो वो आपकी ऑप्टिमलिटी की एक नई डेफिनेशन थी कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा अगर प्राइमल फिजिबल और डुअल भी फिजिबल आ जाए। देखा जाए तो ऑप्टिमलिटी कंडीशन जो हमने सिंप्लेक्स मेथड में की थी यही कुछ था, लेकिन उस वक्त हम डुअल का हमें पता नहीं था, तो इसलिए हम सिर्फ इस तरह की बात करते थे कि अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो सारी एंट्रीज जी की पॉजिटिव हो जानी चाहिए, और अगर आपका मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो हम कहते थे कि सारी एंट्रीज नेगेटिव हो जाए। तो असल में उस वक्त नेगेटिव और पॉजिटिव को कंसिडर करते थे, तो एक्चुअली वो डुअल फिजिबल की बात थी कि उसको फिजिबल मेंटेन करना था। तो बात वही है, सिर्फ डुअलिटी के आने में आपने उसको डिफरेंट एंगल से देखा, अदरवाइज एग्जिस्टेंस तो उसकी थी। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में इसको सॉल्व हमने किया था कि आपका जो डुअल इनफिजिबल है उसको फिजिबल बनाने, और सॉरी प्राइमल जो है वो इनफिजिबल है उसको फिजिबल बनाने, और डुअल तो आपका फिजिबल है ही, क्यों? नेगेटिव ऑफ द डब्ल्यू आपका डुअल है, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो सिंपली आपको लिविंग वेरिएबल तो मिल जाता है, एंटरिंग इसलिए नहीं मिल सकता कि ऑप्टिमलिटी कंडीशन को मीट कर रहा है स्टार्ट पे ही, तो इसलिए आपको लिविंग मिल गया। आपने एंटरिंग देखना है तो एंटरिंग के लिए उसी तरह रेशियो नीचे लगाएंगे जैसे रेशियो आप इधर कॉलम पे लगाते थे। सॉल्यूशन कॉलम को डिवाइड करते थे पिवटल कॉलम से और आपकी रेशियो कैलकुलेट होती थी, लेकिन इस दफा रेशियो आपने ये नीचे लेके जानी है क्योंकि लिविंग वेरिएबल मिल गया है, एंटरिंग कॉलम ढूंढना है। पहले एंटरिंग कॉलम हमारे पास होता था, लिविंग वेरिएबल ढूंढने के लिए हम रेशियो लगाते थे और वो सॉल्यूशन कॉलम डिवाइड बाय पिवटल कॉलम। अब क्योंकि हमने एंटरिंग कॉलम ढूंढना है तो हमारी सॉल्यूशन जो आप इसको सॉल्यूशन के तौर पे लेंगे जो डब्ल्यू रो है, तो डब्ल्यू रो डिवाइडेड बाय जो आपकी लिविंग रो है वो आप रेशियो ले लेंगे और वही मिनिमम रेशियो के साथ आप डिसाइड करोगे। तो इसमें एक डिसीजन तो नेगेटिव का मिल गया लिविंग का क्योंकि प्राइमल इनफिजिबल है, जबकि इधर एंटरिंग का डिसीजन हम रेशियो से, तो जहां पे हमें डिसीजन ना मिल रहा हो वहां हम रेशियो लगाएंगे। अगर हमें डिसीजन मिल रहा है लिविंग का या एंटरिंग का तो फिर रेशियो लगाने की जरूरत नहीं। तो आपने देखा होगा सेम प्रोसीजर है, आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, ये मैं सॉल्व कर चुका हूं। आपने पिवटल रो कैलकुलेट की, फिर दूसरी रो ऑपरेशंस लगा के दूसरी रोज कैलकुलेट की और आपके पास एक नई आइट्रेशन आ गई। फिर आपने देखा कि आपने चेक करना है ये ऑप्टिमल है या नहीं, तो आपने देखा ये तो इनफिजिबल है और प्राइमल फिजिबल है, तो अगेन ऑप्टिमलिटी तभी आएगी जब दोनों फिजिबल होते हैं। तो आप इसको फिर लिविंग और एंटरिंग, क्योंकि ऑप्टिमलिटी कंडीशन मीट कर रही है, डुअल फिजिबल है, नेगेटिव ऑफ द डब्ल्यू, इसलिए हम रेशियो लगाएंगे इस साइड पे। तो ये रेशियो होगी डब्ल्यू रो डिवाइडेड बाय ये लिविंग रो। तो
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की डिवीजन ले लेनी है। तो ये आपके पास रेशियो मिनिमम ने डिसाइड कर दिया कि y2। फिर अगेन आपकी कैलकुलेशन होगी, उसकी डिटेल में नहीं जाते। आपकी पूरी ये आइट्रेशन डब्ल्यू रो भी कैलकुलेट करनी है, सिर्फ डब्ल्यू मैंने नीचे लिखा हुआ है, एक ही बात है सिर्फ ताकि रेशियो टेस्ट का पता चल जाए। नीचे स्पेस क्रिएट करनी आसान है, अगर ऊपर डब्ल्यू रो रखते तो स्पेस क्रिएट, चलो उसके ऊपर भी हो सकती थी, लेकिन नेक्स्ट आइट्रेशन में प्रॉब्लम होना था। अगेन आपने देखा, बल्कि अब तो आपका ये प्राइमल फिजिबल आ चुका है और डुअल भी फिजिबल है, आप स्टॉप कर दोगे, यही आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द, आप इसको डुअल समझ रहे होंगे, मैं क्योंकि ये क्वेश्चन गिवन है इसको प्राइमल के तौर पे ले रहा हूं। जी बताइएगा, ये अभी मैंने सिर्फ रिवाइज करवाया है प्रीवियस लेक्चर को, कोई इश्यू तो नहीं? जी स्टूडेंट्स? नो सर, कोई इशू नहीं। राइट, अब मैं थोड़ा सा चेंज लेता हूं, ये बाकी मैंने दूसरा सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए वही मेथड है, ये अगर आपको इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, दूसरे का सोल्यूशन देखना है तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगा के देख सकते हो। अब आपके पास ये एक नया मॉडल है, एग्जाम्पल 2 को देखते हैं, और इसमें कंस्ट्रेंट्स मिक्स्ड टाइप है। मिक्स्ड मींस उसमें लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों टाइप की कंस्ट्रेंट्स। सेम उसी तरह जाहिर है एम टेक्निक पे तो नहीं जाना, डुअल सिंप्लेक्स मेथड लगाना है, तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड में हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते थे, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाते थे। तो ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ एक ही ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, तो एक ही नेगेटिव वेरिएबल होगा। इट मींस जब आप डेटा प्लेस करोगे तो सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट जिसमें वो वेरिएबल माइनस किया हुआ है आपने इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, सिर्फ उसी को ही हैंडल करना है। तो इट मींस ये जो लेस देन इक्वल टू है, इधर तो पॉजिटिव स्लैक होगा, इधर भी पॉजिटिव स्लैक होगा, ये आइडेंटिटी में 1 1 होगा, ये कोई इश्यू नहीं लेके आएगा। एक भी अगर ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है तो उसमें नेगेटिव आ जाएगा, और इसको खत्म करने के लिए हम पूरी रो को राइट लेफ्ट हैंड साइड ये और राइट हैंड साइड दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? ये वाला, ये सारी एंट्रीज के नेगेटिव साइन चेंज हो चुके हैं और इसका भी साइन चेंज हो गया। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेंटेन करने के लिए हमारा प्राइमल इनफिजिबल हो गया। एक और नई चेंज आप देख रहे हो मैक्सिमाइजेशन में, एक्चुअली जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसमें सारे साइन अभी तक जो हमने किया प्लस साइन आपको मिलते होते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो कि मैक्सिमाइजेशन में एक नेगेटिव साइन का एक वेरिएबल माइनस भी हो रहा है। तो आप बता सकते हो प्रॉफिट का प्रॉब्लम है तो ऐसा हो सकता है कि कोई चीज नेगेटिव भी हो, ये तो हमने प्रॉफिट लेना होता है ना। अगर एक्सटीरियर इंटीरियर पेंट देखें, हम इंटीरियर पे जो प्रॉफिट होता है प्लस एक्सटीरियर पे प्रॉफिट, दोनों को ऐड करते होते थे। तो ये तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव में कोई चीज माइनस भी हो रही है, तो रियल लाइफ में कोई ऐसी एग्जांपल है जिसमें आप मॉडल करते हुए प्लस को भी प्रॉफिट में प्लस भी कर रहे हो और माइनस भी कर रहे हो? जी बताइएगा, कोई ऐसी रियल लाइफ एग्जांपल? जी कोई आइडिया नहीं? आप मॉडल करते हुए वो ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी डिस्काउंट को भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लेके आ सकती है। मसलन वो प्रॉफिट तो ले रही है, कुछ डिस्काउंट भी देना चाह रही है, अगर वो डिस्काउंट दे तो उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में माइनस करके शामिल कर सकते हैं। तो डिस्काउंट तो वैसे ही एक अमाउंट होती है कि जी इतना डिस्काउंट कर दिया, तो इधर वेरिएबल की फॉर्म में लिखने की जरूरत क्या है? कोई बताएगा? जी आज रिस्पांस नहीं आ रहा आप लोगों का, आखिरी वीक में रिस्पांस नहीं मिल रहा। नहीं सर, वो ना रात को लेट से आया था तो इस वजह से भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, सर में बहुत दर्द हो रही। अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे थे डेटाबेस का, इस वजह से। अच्छा, डेटाबेस के, वही डेटाबेस वाला प्रोजेक्ट?
जी सर। अच्छा, इसमें आप ये कह सकते हो कि ये जो डिस्काउंट है इसको वेरिएबल की फॉर्म में इसलिए लिया गया है कि आप उसकी भी ऑप्टिमल वैल्यू लेके आना चाह रहे हो। यानी ये जो वेरिएबल्स होती हैं ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं। आप देखना चाह रहे हो कि इन वेरिएबल्स की क्या वैल्यूज हों जिस पे आपको प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। अगर ये रिसोर्सेज हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये कितनी मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। ये सिंपलेक्स मेथड ऑप्टिमल लेवल पे बताएगा इसकी क्वांटिटी क्या है, ये भी ऑप्टिमल लेवल पे बताएगा क्वांटिटी क्या है, ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। और डिस्काउंट भी ऑप्टिमल लेवल पे बताएगा कि कितना डिस्काउंट दिया जाए ताकि वो माइनस होके आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। यानी जो उस कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए मैक्सिमम मिल सकता है वो आपको मिल जाए। उसमें x1, x2, x3 की वैल्यूज भी मौजूद है और उसमें x2 भी के इतना डिस्काउंट दिया जाए, यानी इतना कम डिस्काउंट दिया जाए, ये कह लें इतना कम माइनस हो जो कि x2 इधर भी मौजूद है, जो कि उसकी वैल्यूज कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई करे। फिजिबल सोल्यूशन होना चाहिए कि देखिए डिस्काउंट $5 भी हो सकता है, डिस्काउंट $500 भी हो सकता है, डिस्काउंट $5 मिलियन भी हो सकता है। तो जितना भी डिस्काउंट हो वो इसको मीट करे और वो इतना कम से कम हो ताकि वो प्रॉफिट आपका फिर भी मैक्सिमम, यानी जो आप जितनी पॉसिबल ऑप्शंस है प्रॉफिट की, तो डिस्काउंट की ऐसी वैल्यू दे कि इस वैल्यू के साथ आपका जो प्रॉफिट बन रहा है वो दूसरे वेरिएबल के सेट्स जो हैं उनसे बेस्ट है। ये मीनिंग है इसकी। आई थिंक अंडरस्टैंड किया होगा आपने। जी यस सर। अब इस प्रॉब्लम को उसी तरह लेके जाने, अब माइंड में रखिएगा एक और चीज है, सब्ट्रैक्शन इधर भी है, तो आपकी ऑप्टिमैलिटी पे क्या होगा? ऑप्टिमैलिटी पे आपका प्राइमल इनफिजिबल है और डुअल में क्योंकि माइनस साइन भी है प्लस भी है तो डुअल ये बनेगा -4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आइए, +1 -5 और जीरोस। और मैक्सिमम प्रॉब्लम में अगर डुअल देखें तो एज इट इज डुअल उठाना होता है, तो ये डुअल इन माइनस की वजह से क्या है? इनफिजिबल। इट मींस आपके पास प्राइमल इनफिजिबल, डुअल इनफिजिबल। तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड में अगर ये कहें कि आपका स्टार्ट प्राइमल इनफिजिबल जरूर होगा, क्यों? ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट की वजह से ही आपने ये स्कीम अडॉप्ट की, एम टेक्निक की रिप्लेसमेंट, और ग्रेटर देन की वजह से इधर नेगेटिव स्लैक आया जिसको हम सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं। इसी नेगेटिव की वजह से आपकी आइडेंटिटी में इधर नेगेटिव आया, उसको रिमूव करने के लिए आपकी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। जितनी ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स होंगी उतनी ही वैल्यूज इधर नेगेटिव होगी। इट मींस मस्ट है कि प्राइमल इनफिजिबल होगा। डुअल फिजिबल है या नहीं है ये डिपेंड कर रहा होता है इस कंडीशन के ऊपर। तो आप वो अगर प्लस माइनस जो भी साइन इधर लिए गए हैं उसके ऊपर बेस कर रहा होता है कि डुअल फिजिबल है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ये प्राइमल तो इनफिजिबल होगा ही, डुअल फिजिबल भी हो सकता है और इनफिजिबल। और प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा आपका डुअल फिजिबल था और हम सिर्फ प्राइमल को फिजिबल बनाते हुए गए। इस केस में अगर दोनों इनफिजिबल होंगे तो फिर दोनों को ही फिजिबल बनाना है, क्योंकि ऑप्टिमलिटी की कंडीशन वही है कि आपका प्राइमल फिजिबल हो और डुअल फिजिबल हो। इट मींस दोनों डायरेक्शंस को लेके जाना है टुवर्ड्स फिजिबिलिटी ताकि ऑप्टिमल कंडीशन हमारी आ सके। अब इसमें एक चीज और पता चलेगी, प्रीवियस एग्जांपल में लिविंग हमें मिल गया था, ये क्योंकि फिजिबल था या ऑप्टिमल था ये कह लें, तो इस वजह से हमें एंट्रिंग नहीं मिली थी, तो हमने इधर नीचे रेशियो कैलकुलेट की थी। लेकिन अगर ये भी नेगेटिव है और इधर भी फिजिबल नहीं है, और जाहिर है फिजिबल नहीं है तो फिजिबल बनाने के लिए एंट्रिंग तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। इस केस में आपको एंट्रिंग आराम से मिल रहा है,
उस केस में नहीं मिल रहा था, फिजिबल था, एंटरिंग डिसीजन नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने रेशियो कैलकुलेट की थी। तो रेशियो उस वक्त लेके आते हैं जब एंटरिंग या लीविंग ना मिल रहा हो। इधर से एंटरिंग प्रीवियस एग्जांपल में नहीं मिल रहा था, हमने रेशियो लेके मिनिमम रेशियो को एंटरिंग वेरिएबल बनाया। और पुराने दौर में जब आप सिंप्लेक्स मेथड किया करते थे तो आपको इधर से लिविंग नहीं मिल रहा होता था, तो लिविंग के लिए आप इधर रेशियो कैलकुलेट करते थे। तो जब भी आपको लिविंग या एंटरिंग में डिसीजन ना मिल रहा हो तो उसका अल्टरनेटिव यही है कि आप उसके लिए रेशियो कॉलम या रेशियो रो ऐड करें। तो इस केस में अगर इधर मोर देन 1 वैल्यूज होती तो मोस्ट नेगेटिव एंट्री लिविंग कर लेते, तो आप इसको लिविंग बना लें, एक ही नेगेटिव है। और इधर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में तो आपका मोस्ट नेगेटिव आपका एंटरिंग होगा, तो रूल्स तो वही है। तो मोस्ट नेगेटिव एंटरिंग, ये नेगेटिव इधर भी मोस्ट नेगेटिव लिविंग होगी। तो आप क्या करोगे, आसानी से आपको ये भी डिसीजन मिल गया, ये भी मिल गया। आप क्या करोगे, ये पिवट कॉलम और बाकी वही कैलकुलेशंस आपने इधर 1 लेके आने, तो -7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये पिवटल रो आ जाएगी। फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये रिमेनिंग एलिमेंट्स को जीरोस लेके आने, और जीरोस के लिए रो ऑपरेशंस लगाने, और रो ऑपरेशंस के साथ आपके पास ये आइट्रेशन आ जाएगी। जी, इसकी डिटेल की जरूरत तो नहीं है, नो। फिर नेक्स्ट आपके पास ये देखें, ये इनफिजिबल था, प्राइमल फिजिबल हो चुका है। इट मींस इधर तो फिजिबिलिटी मेंटेन हो गई है, लेकिन आपको डुअल की फिजिबिलिटी भी चाहिए, लेकिन डुअल में अभी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं। इट मींस ये ऑप्टिमल नहीं है, ये फिजिबल है, ये भी फिजिबल होना चाहिए था लेकिन नहीं है। इट मींस आप एंटरिंग वेरिएबल ले रहे हैं, और इधर क्योंकि नेगेटिव नहीं है, इट मींस लिविंग वेरिएबल का डिसीजन नहीं मिलेगा। तो जैसे ही डिसीजन नहीं मिलेगा तो रेशियो टेस्ट लगाएंगे। तो इसके लिए वही पुराने वाला मेथड कि इसकी रेशियो लगानी है सॉल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय ये जो एंटरिंग कॉलम है पिवटल कॉलम, 10/7 डिवाइडेड बाय 5/7, ये 2 आ जाएगा। 40/7 डिवाइड बाय -1/7, माइनस है, नेगेटिव की वजह से इसको इग्नोर करेंगे। 52/7 डिवाइड बाय 5/7, इसका ये आ जाएगा। इसमें से मिनिमम तो आपने देखा, अगर तो हमें फिजिबिलिटी नहीं है तो आपको डिसीजन मिल रहा है एंटरिंग का या दूसरी साइड पे लिविंग का, और जहां पे लिविंग या एंटरिंग का डिसीजन ना मिले तो आप रेशियो टेस्ट लगाओगे। अगर लिविंग ना मिले तो कॉलम में रेशियो कैलकुलेट होगी, और अगर आपको एंटरिंग ना मिले तो आपको रो में आप उसको रेशियो कैलकुलेट करोगे। तो इस केस में आपको इधर रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ी, ये एंटरिंग है, अगेन ये लिविंग, ये एंटरिंग, यानी U2 एंटरिंग, U1 लिविंग। तो U1 की जगह पर U2, इस पूरी रो को पिवट एलिमेंट 5/7 से डिवाइड कर देंगे। ये कैलकुलेशन सिंपल, कोई इसमें बताने की जरूरत नहीं है रो ऑपरेशंस के बारे में। और ऊपर नीचे जीरोस लाने के लिए सारी कैलकुलेशंस की, आपका नेक्स्ट आइट्रेशन में ये रिजल्ट आया। ये रिजल्ट बता रहा है प्राइमल फिजिबल और डुअल अभी भी इनफिजिबल है। इट मींस एंटरिंग का डिसीजन मिल रहा है, लिविंग का नहीं, तो रेशियो इधर कैलकुलेट होगी। तो 2 डिवाइड बाय -4/5, इसको हम कहेंगे कि इग्नोर करें। 6 डिवाइड बाय 3/5, 10 आ जाएगा। 6 डिवाइड बाय 1, 6, और मिनिमम में 6, तो ये लीव करेंगे, ये एंटरिंग। तो x1 एंटर हो रहा है और U3 लीव कर रहा है। x1 एंटर होके U3 लीव कर गया। दोबारा से कैलकुलेशन की, बताइएगा फिजिबल आ चुका है या अभी आना है। ये आपका प्राइमल है, ये आपका डुअल है, बताइएगा। फिजिबल है सर, लेकिन जैसा कि आपने साइड पे लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमा इसमें आ रहा है। अब आप देखें, हमने अल्टरनेटिव ऑप्टिमा अगर देखना जैसे ही ऑप्टिमल कंडीशन है, सिर्फ एक चीज टेस्ट कर लिया करें, ये चेक करने के लिए
कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमा का केस है या नहीं। इसके जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स है मिसिंग, उनके कोएफिशिएंट जी में 0 नहीं होने चाहिए। अगर 0 है तो वो अल्टरनेटिव ऑप्टिमा है। तो इसमें मिसिंग वेरिएबल्स हैं u1, u3 और x2। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं कौन से मिसिंग है। u1 दो ही वेरिएबल्स, हाँ u3, u1 u3 और x2। तो u1 को चेक करते हैं। यहीं से पता चल गया कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट करता है। क्यों? ये नॉन जीरो होना चाहिए। u3 दूसरों को चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर एक भी आ जाए तो आपका अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। तो अगर आप इसका नेक्स्ट डिसीजन लेना चाहते हैं तो यहां आप उसी वेरिएबल को एंटरिंग बना लें। वैसे तो एंटरिंग का रूल ऑप्टिमैलिटी तो अचीव हो गई, एंटरिंग नहीं हो सकता, लेकिन उससे आपकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू 36 ये तो इंप्रूव नहीं होगी, लेकिन आपको एक नया सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा। और यही एडवांटेज होता है अल्टरनेटिव ऑप्टिमा का। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने इटरेशन रीराइट कर ली इधर, ये एंटरिंग और लिविंग के लिए रेशियो टेस्ट, ये मिनिमम ये लीव करेगा और u1 एंटर होगा। उसी तरह आपने पिवटल रो कैलकुलेट की और दूसरे रोज ऑपरेशंस के साथ आपने ये रिजल्ट ले लिए। तो अब आप देख सकते हो आपका प्राइमल फिजिबल, डुअल अभी भी फिजिबल है, मींस ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमा का दूसरा सॉल्यूशन मिल रहा है। अगेन फिर एंटरिंग करके आप नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो। तो आपको मैंने शायद बताया हो कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमा में ये जो सिंप्लेक्स मेथड आंसर दे रहा होता है, ये कॉर्नर पॉइंट्स को दे रहा होता है। तो जितने कॉर्नर पॉइंट्स होंगे फिर उन्हीं के दरमियान सर्कलिंग लाइक शुरू हो जाता है। तो आपने अगर रिमेनिंग सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो क्या करेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना, तो दूसरे सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला लगा के हम ना वेटेड एवरेज मेथड से, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो उसमें आप अल्फा को इन्वॉल्व करके वो फ्रैक्शन वाली, तो अल्फा को जो भी आप सपोज करोगे तो इनफाइनाइट आप पॉइंट्स ले सकते हो। मिड पॉइंट से भी ले सकते हो, एवरेज मेथड भी, लेकिन उससे सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और वेटेड एवरेज से तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक आपने एम टेक्निक में ये चीजें सीख ली थी। ये था आपका डुअल सिंप्लेक्स मेथड। अब आप आज क्विज के लिए आपके जो कंटेंट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और डुअल सिंप्लेक्स मेथड अभी कंप्लीट हुआ। इट मींस अब आप क्विज में आसानी से रोल प्ले कर सकते हैं। जी, कोई इशू है तो डिस्कस कर लें प्लीज। नो इशू? जी, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आज से स्टार्ट करते हैं ताकि लास्ट लेक्चर में मुझे प्रॉब्लम को जी सर आपने जो लास्ट लेक्चर करवाया था उसमें आपने रेशियो जो है वो रो से ली थी। जी बिल्कुल। और इसका क्या डिफरेंस है, कब रो से लेनी है और कब ये कॉलम वाली लेनी है? ये देखें प्रीवियस एग्जांपल सारी एक ही स्लाइड में अभी देख लेते हैं। जहां डिसीजन ना मिल रहा हो वो लिविंग का हो या एंटरिंग का, तो अभी अब देखें इस केस में ये देखिएगा। जी सर। ये आपके पास लिविंग का डिसीजन मिल रहा है, एंटरिंग का नहीं मिल रहा। जब एंटरिंग का नहीं मिल रहा तो इस केस में रेशियो नीचे कैलकुलेट करोगे। ये तो मिल गया, इधर से तो नहीं हम रेशियो ले सकते, ये तो ऑलरेडी हमें लिविंग मिल गया। इधर से रेशियो लेके मिनिमम रेशियो रो सिलेक्ट करनी होती है ना, तो ये तो ऑलरेडी हमें रो मिल गई है। हमें कॉलम नहीं मिल रहा, तो कॉलम के केस में हम ये W के नीचे एक रो क्रिएट करेंगे और उसमें रेशियो लेंगे इस W डिवाइडेड बाय पिवटल। दूसरी साइड पे इधर पिवटल रो होगी। जब इधर रेशियो ले रहे होते थे तो सॉल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय पिवटल कॉलम लेके हम ले रहे होते थे, हमें लिविंग रो मिल जाती थी।
अब हमें एंटरिंग का इशू है, तो एंटरिंग वेरिएबल के डिसीजन के लिए हमने रो ली। तो सिंपल मैकेनिज्म है, अगर आपको लिविंग ना मिल रहा हो लिविंग, जी तो सर। आपने कॉलम में रेशियो कैलकुलेट करनी है। क्यों? लिविंग में आप रो सेलेक्ट करना चाह रहे हो, तो कॉलम में एक एक को अगर आप डिवाइड करके वैल्यूज लेके आओगे, उसमें से मिनिमम ऑप्ट करोगे। और अगर आपको एंटरिंग वेरिएबल ना मिल रहा हो, मींस वो वैसी कंडीशन होल्ड कर रहा हो, तो फिर आपने रेशियो रो साइड पे कैलकुलेट करना। जी, पॉइंट क्लियर? यस सर, थैंक यू। और अभी आप इसी एग्जांपल में, ये नेक्स्ट एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, जब जो आज प्रॉब्लम शुरू किया था, इस केस में आप देखिएगा, ये इस वक्त आपका प्राइमल इनफिजिबल है, एक्सक्यूज, इसमें आपका प्राइमल इनफिजिबल है, तो लिविंग का डिसीजन मिल गया। आपका डुअल भी इनफिजिबल है, एंटरिंग का डिसीजन मिल गया। आपको रेशियो टेस्ट ना तो कॉलम में लगानी पड़ी, ना आपको रो में लगानी पड़ी, तो आपने प्लेन इसको पिवटल कॉलम, पिवटल रो और रो ऑपरेशंस के साथ नई आइटरेशंस कैलकुलेट कर ली। ये थर्ड केस हो जी गया। सर। इस केस में फिर देखें, प्राइमल फिजिबल आ गया, इट मींस आपको लिविंग का डिसीजन नहीं मिल पाएगा, और इधर से डुअल इनफिजिबल में एंटरिंग का डिसीजन मिल रहा है, लिविंग का नहीं। तो ये सेम वही केस है जो सिंपल सिंप्लेक्स मेथड में होता था। तो आपने कॉलम में रेशियो कैलकुलेट की, ये सोल्यूशन कॉलम डिवाइड बाय दिस, ये वाली, तो आपको लिविंग मिल गया। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस सर। जी, तो ये था आपका डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, ये डिवीजन मिल चुकी है आपकी असाइनमेंट्स की, वेटेज और क्विज़ेस की, आई थिंक सबको मेरे ख्याल में इन्फॉर्म कर दिया मैंने। यस सर, मिल गई है। और ये ठीक रहेगा, ये रैशनल अप्रोच है ना, अगर हम असाइनमेंट्स 20, क्विज़ेस 20 कर लें, और आपकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है, ये मैंने वो जो 60 मार्क्स हैं उसके अंदर से 20 मार्क्स ले लिए। तो आप ये कह सकते हो कि आपकी जो प्रेजेंटेशन कह रहा हूँ, हाँ आपकी प्रेजेंटेशन ही हुई थी, तो प्रेजेंटेशन जो आपकी हो चुकी है वो एब्सोल्यूट 20 मार्क्स की है। और क्योंकि वो फाइनल में ग्रेडिंग में वो चली गई है, तो इट मींस वो सेशनल से निकल गई, तो सेशनल के साथ तो मार्क्स नहीं बताने चाहिए उसके, ऐसे ही है ना? सर बता दे। नहीं, उसमें ये है ना, आपके 40 सेशनल्स हैं असाइनमेंट्स और क्विजेस के, तो ये तो आपके अपलोड हो जाएंगे। और मैं आपको बता, अभी मैंने टीए को कल उसने मुझे ईमेल कर दी है अपडेटेड मार्क्स, तो आपके आज अभी लेक्चर के बाद जाके मैं आज 11 o'clock तक जितना मेरे पास वो आपकी असेसमेंट्स आ चुकी होंगी उनके रिजल्ट वो पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा। फिर भी किसी को इश्यू है तो ये हमारे पास पूरा वीक है, तो वो जिन लोगों को इश्यूज होंगे कि उनके मार्क्स अभी नहीं लगे, तो वो दोबारा कांटेक्ट कर लें ईमेल के थ्रू, ग्रुप में मैसेज कर दें, ईमेल कर दें। तो ये हम सेशनल की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके कोर्स रिसोर्स पर्सन ने आपको फाइनल पेपर से पहले आपको ये बताने होते हैं। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको आपके सेशनल्स फाइनल पेपर में जब आप बैठ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए, बल्कि ये लास्ट वीक जो होता है आपका, इसमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके ये जो सेशनल है, टीए भी क्योंकि स्टूडेंट ही होता है, जिस तरह आप इधर उधर प्रोजेक्ट इस तरह फंसे हुए, वो भी फंसा हुआ है, लेकिन मैंने कल खास उसको अच्छा खासा डांटा है और कहा है कि मुझे फौरी तौर पे इनके जितने भी इवैल्यूएशंस हैं वो मुझे करके दो। तो मैंने आज सुबह देखा है, उसकी ईमेल आ चुकी है, मैंने ओपन करके नहीं देखा। तो आज पोर्टल पे जो मेरे पास अभी असेसमेंट्स आई होंगी उनके मैं मार्क्स अपलोड कर दूंगा। और अगर किसी का 0 लगा हुआ है और वो कहता है कि उसने वो सबमिट करवाई है, तो वो मुझे ईमेल कर दे और बताए कि एलएमएस पे सबमिट करवाई थी ईमेल के थ्रू, क्योंकि जो ईमेल के थ्रू हैं वो उनमें इशू आया है, एलएमएस पे एक आध थे इशू, वो रिजॉल्व हो गए। ईमेल में मैं आपको फिर बता दूं, इतना
ईमेल को यूज करना भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ये ईमेल जो रिकॉर्ड, हालांकि सेफ है, जिसने ईमेल की है हो नहीं सकता कि वो मिसप्लेस हो, क्योंकि ईमेल कर दी है, लेकिन उसको सर्चिंग में जो प्रॉब्लम होता है वो आपको अंदाजा नहीं है। कम से कम आपको ये करना चाहिए होता था, अगर आपको LMS पे सबमिशन नहीं हुई, आपने ईमेल करना है, तो आप उसको सेपरेट ईमेल, यानी जिसको भेजनी है एक नया उसको कंपोज करें, नई ईमेल, और उसको एक इंडिविजुअल ईमेल देके फिर सेंड करनी चाहिए। वो क्या आती है, उसको सर्च करने में बड़ा आसानी होती है। जस्ट उसका ईमेल दो, उसकी ईमेल सामने आ जाएगी। आप साई लोग क्या करते हैं, आप तो नहीं, जो साई लोग हैं आप में से, वो साई लोग क्या करते हैं, वो थ्रेड चल रहे होते हैं। मसलन मैंने सारी क्लास को काउंसलिंग आवर्स की एक ईमेल की है, या सारी क्लास को असाइनमेंट के बारे में कहा कि ये असाइनमेंट सबमिशन है, तो वो जो थ्रेड होता है वो उसको रिप्लाई कर देते हैं, और उसको पता नहीं कितने और लोगों ने रिप्लाई किया होता है। वो जब सर्च करते हैं नेम के साथ, तो नेम के साथ तो वो थ्रेड आता है सामने। थ्रेड में देखें तो उसके अंदर 10 दूसरे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया हुआ है, किसी ने कुछ कहा हुआ है, किसी ने कुछ कहा हुआ है। एक एक चीज को ओपन करके देखना होता है कि क्या इन 10 में से किसी साई बंदे की ईमेल तो नहीं। तो ये देखिए कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो ईमेल है, तो ईमेल में मैंने एक्सेप्ट तो कर रहा हूं, लेकिन ईमेल में आप देखें बहुत बड़ा इशू होता है। इसी वजह से ये आपकी असेसमेंट लेट हुई है कि आपकी ईमेल को सर्च करना ये पॉसिबल नहीं है कि 2 सेक्शंस हैं और उनमें टोटल स्टूडेंट्स 60+ है, और उसमें अगर 4 असाइनमेंट्स हैं और हर असाइनमेंट को सर्च किया जाए कि जी किस थ्रेड के अंदर पड़ी हुई है, तो काइंडली अब इस आइंदा के लिए सीख लें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो हो गया, हमारे साथ तो जो होना था वो हो चुका है, हम उसको एक एक को ढूंढ रहे हैं। तो मैंने तो ये बर्डन ले लिया, लेकिन आइंदा और सब्जेक्ट्स में अगर कोई ईमेल करनी हो तो आप थ्रेड को यूज ना करें। थ्रेड को उस वक्त यूज करना होता है जब एक टॉपिक अंडर डिस्कशन हो, तो फिर आप थ्रेड के अंदर ही उसको रिप्लाई करें, ताकि सारी डिस्कशन एक ही ईमेल के अंदर पैक हो जाए। ये मतलब होता है थ्रेड का। लेकिन ये मतलब नहीं होता आपने LMS पे सबमिशन नहीं हुई और आपने देखा सामने टीचर ने कोई ईमेल की हुई है उसी के बारे में, उसी को रिप्लाई कर दिया। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा, वैसे मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग, बता दीजिएगा। यस सर। हाँ, तो फॉलो किया ये जो हर्डल जो मैं अभी बता रहा हूँ, एक्सेप्ट करता है माइंड ये वाकई हर्डल है? यस सर। नो सर। दूसरी बात देखें, ऐसे स्टूडेंट्स ने भी प्रेजेंटेशन दी है। अब BS के स्टूडेंट हैं, KG के स्टूडेंट तो नहीं है। ये मेरे पास ये सामने स्लाइड पड़ी है, ये किस मोड में है, ये एडिटिंग मोड में है। वो सारी की सारी प्रेजेंटेशन इसी के ऊपर दे रहे हैं, ये देखिए ऐसे पढ़ रहे हैं। ओ भाई, प्रेजेंटेशन का मकसद ये होता है, ये जो कप शेप है, F5 प्रेस करें, ये इस कप को करें, ये है रनिंग मोड। प्रेजेंटेशन यहां देनी होती है। अब यकीन करें स्टूडेंट्स इसी मोड के अंदर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऐसे करके। अब क्या करें उसका, आप बताएं, क्या सजेस्ट करते हैं? ऐसे स्टूडेंट को क्या कहना चाहिए? फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दे रहे हो? कुछ भी नहीं कहना चाहिए सर, इसको इग्नोर कर देना चाहिए। अच्छा, इग्नोर का, अपने ही फैमिली की साइड ले रहे हैं ना। इग्नोर कर देना चाहिए। अभी देखिए, कम से कम आपको पता होना चाहिए आप लोगों को, ये आपके एडिटिंग मोड है कि आप स्लाइड बना रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें एडिट करनी है। तो जब आपने प्रेजेंट करना है तो आप, और एक प्रेजेंटेशन तो मुझे इस तरह की मिली, वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो पिक्चर ली हुई है, स्लाइड भी नहीं बनाई, पिक्चर लेके उसी को स्लाइड के अंदर ऐसे ऐसे वो पेज हैंड रिटन ऐसे करके। तो खैर क्या कर सकते हैं, साइन हो गई जी। और कोई इश्यू तो नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक
चलते हैं और उसमें आज सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और उसको मैं कंटिन्यू करूंगा लास्ट लेक्चर में। अच्छा, एक और चीज, आपके मैंने जो फाइनल कोर्स के कंटेंट्स दिए हैं उसमें एक टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल, और मुझे याद है इसका मेरा यूट्यूब लेक्चर नहीं है, तो आपसे अच्छी याद आ गया मुझे, तो मैं इस वीक के एंड पे उसका, वो स्लाइड तो बनी हुई है, सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग बाकी है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी और उसमें वो तमाम इश्यूज को मैं एड्रेस करूंगा, कोशिश करूंगा कि एक फॉर्मुलेशन, एक प्रॉब्लम एलपी मॉडल को फॉर्मुलेट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे आप उसको फॉर्मुलेट करेंगे। तो मुझे W2 सेक्शन ने सजेशन दी है कि उसका एक क्विज ले लें या असाइनमेंट, तो मैंने कहा इस वक्त ना क्विज का टाइम है ना असाइनमेंट, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा, तो आप लोगों का क्या ख्याल है? जी सर नो डाउट कि वो इट वाज वे टफ, लेकिन हम इतने ज़्यादा बिजी हैं आजकल प्रोजेक्ट्स में कि कोई समझ नहीं आ रही किस टाइम कौन सा क्विज दें, कौन सी असाइनमेंट बनाएं। अच्छा, तो मैंने उनको ऐसे सजेशन दी थी, मैंने कहा मैं आपको ना, मैंने वैसे उसका हल ये सोचा है कि मैं एक असाइनमेंट देता हूँ जो ग्रेडेड असाइनमेंट नहीं होगी, सिर्फ आपको ये पता चल जाएगा इसके क्वेश्चन का सैंपल, और वो जो सबमिट करवाना चाहता है, जो अपना हाथ सीधा करना चाह रहा है, वो खुल के हाथ सीधा करे और वो सबमिट करवा दे, कोई सबमिट जो ना करवाना चाहे वो ना करवाएं, और वो असाइनमेंट सिर्फ ये कि क्वेश्चन सेट आपको मिल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और 4 to 5 प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व, 4 प्रॉब्लम तो आपको स्लाइड के थ्रू बता दिए थे, तो 4 का और सेट दे दूंगा कि जी ये एक सैंपल है, इसको आप सबमिट करवा सकते हैं, जिसकी ग्रेडिंग नहीं होगी, सबमिट नहीं करवाना चाहते ना करवाएं, और वो जो सेट होगा उसमें से एक क्वेश्चन मैं रोक लूंगा यानी नहीं दूंगा, और उसी से रिलेटेड डिफिकल्टी लेवल वही होगा, वो एग्जाम में पूछ लूंगा। ऐसा ठीक रहेगा? जी जी, सर ठीक है, तो लेकिन आप उसकी वीडियो अपलोड करेंगे ना? हाँ, उसकी वीडियो मैं इसी वीक के एंड पे उसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह हो जाएगी, मेरा उसी पे वर्किंग चल रही है, अभी इवैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल लूँगा कि उसकी वीडियो, उसकी 2 वीडियोस होंगी, 2 वीडियोस में कोशिश करूँगा वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाए। ओके सर। अब हम टॉपिक लास्ट की तरफ चलते हैं, कोई और इश्यू अगर जहन में है तो आज ही डिस्कस कर लें, लास्ट लेक्चर में अच्छा खासा बर्डन होगा, और हमने इस सब्जेक्ट को वाइंड अप करना है लास्ट लेक्चर। जी, लास्ट लेक्चर यही है, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डुअल, तो आज उसका थोड़ा सा स्टार्ट ले लेते हैं। जी, यानी मैंने आपसे स्टार्ट पे कहा था कि आखिरी लेक्चर में आपको ये जो प्रोटोटाइप एग्जांपल ली थी रेडीमिक्स, हर एक चीज के बारे में आपको मैं बता दूंगा ये क्या चीजें हैं। प्राइमल की हद तक तो हम देख चुके हैं, मसलन ये जो आपके पास एक रेडीमिक्स मॉडल है, इसका ये एलपी मॉडल बनाया था हमने, आप हर एक चीज के बारे में जानते हैं क्या? ये जो वेरिएबल्स हैं x1 x2, ये एक्सटीरियर पेंट की अमाउंट है और ये इंटीरियर पेंट की अमाउंट है, तो x1 है, x1 टन, x1 में जो वैल्यू है वो है कि कितने टन आपका एक्सटीरियर पेंट है, और x2 है कितने टन आपका इंटीरियर पेंट है। यानी आप कह सकते हो आप जो भी चीज प्रोडक्ट बना रहे हो, जिसको आपने सेल करना है, जिसके लिए आप सारी एलपी मॉडलिंग कर रहे हो, उन प्रोडक्ट्स
की जो क्वांटिटी है वो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, और आपको यहाँ पता चल रहा है कि कितनी क्वांटिटी में ये आप मैन्युफैक्चर करें कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आए, ये ऑब्जेक्टिव है। और वो जो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है x1 और x2 की, वो वैल्यूज वैसे तो मैं इतनी ज्यादा लेके मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकता हूं, लेकिन मुझे इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करना है, जिसमें ये दो कंस्ट्रेंट्स तो मटेरियल से रिलेटेड है और ये दो कंस्ट्रेंट्स मार्केट डिमांड से रिलेटेड है। तो मुझे x1 और x2 की वो वैल्यूज लेनी है जो इनको सेटिस्फाई करे। जाहिर है वो इनफाइनाइट पेयर्स होंगे x1 और x2 के। उन सॉल्यूशंस में से मैक्सिमम सॉल्यूशन वो पेयर जिसमें z मैक्स हो, वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता था। तो प्राइमल के बारे में एक एक चीज का आपको पता है। क्वेश्चन ये है कि जो इसका डुअल है, डुअल के बारे में भी आपको इतना पता है या नहीं, तो आंसर होगा नो। डुअल के बारे में सिर्फ आप इतना जानते हैं कि इसका जो रो में डेटा, कॉलम में डेटा पड़ा हुआ है, उसको उठा के आप उसकी कंस्ट्रेंट बना दें, और ये जो राइट हैंड साइड है इससे आप उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दें। इसके अलावा आपको उसका कोई नॉलेज नहीं है। अगर आपको यह भी बता दिया जाए कि ये डुअल वेरिएबल्स हैं y1, y2, y3, y4, ये क्या चीजें हैं, तो इट मीन्स मैं कह सकता हूं लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर आप प्राइमल को कंप्लीटली देखते ही आपको पता चल जाए ये प्राइमल की हर चीज को का नॉलेज है आपके पास, और इसी तरह जो उसको का डुअल लेते हैं तो उस डुअल का भी एक कंप्लीट नॉलेज है आपके पास, तो मैं कहता हूं हमारे इस सब्जेक्ट की जो एंडिंग है ये हैप्पी एंडिंग होगी। जिस तरह से मूवी होती है और बाज दफा उसका एंड हैप्पी होता है, बाज दफा हैप्पी नहीं होता, तो बाज दफा आप कहते हो कि इतनी अच्छी मूवी थी लेकिन एंड हैप्पी नहीं हुआ, तो बाज दफा आप कहते हो कि जी इसका हैप्पी एंड हुआ। तो इस कोर्स का हैप्पी एंड उस सूरत में होगा जब आपको प्राइमल का कंप्लीट नॉलेज होगा और इसी तरह आपको डुअल का भी कंप्लीट नॉलेज होगा। तो फिर बिजनेस आपके कंट्रोल में है। बिजनेस नहीं, जो भी ऑप्टिमाइजेशन जहां भी आप लगा रहे हैं, आप शॉर्टेस्ट पाथ निकालना चाह रहे हैं, गूगल मैप में ऑप्टिमाइजेशन यूज कर रहे हैं, वहां भी प्राइमल और उसका डुअल होगा और उसका आपको पूरी ग्रिप होगी उसके ऊपर। अगर आप टाइम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मॉडल करना चाह रहे हो, कोई रिसोर्स से रिलेटेड मॉडल करना चाह रहे हो, तो लास्ट लेक्चर में मैं कुछ एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि इन एरियाज में लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज किया हुआ है। तो आपके लिए भी कम से कम आप कह सकते हो, मैंने आपको शुरू में कहा था इस सब्जेक्ट को आप पढ़ के दीवार पे नहीं फेंकोगे, ये वो वाला सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ये किन स्टूडेंट्स के लिए कहा था, जो इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, जो ग्रेड लेके लिए पढ़ रहे हैं उनके बारे में तो नो कमेंट, लेकिन जो इसको सीखने के लिए पढ़ रहे हैं वो कम से कम ये क्लेम कर सकेंगे लास्ट लेक्चर के बाद इंशाल्लाह, वो क्लेम कर सकेंगे कि लाइफ में अब उनके नॉलेज में एक नई चीज का इजाफा हो गया कि अब उनको एक और प्रोग्रामिंग आ गई है जिसको कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। एक और टेक्निक का पता चल गया है जिसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। आप ये कहें, आप कहीं किसी कंप्यूटर साइंस कम्युनिटी में बैठे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में आप गए हुए हैं, या कोई भी ऐसी सिटिंग है जहां पे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, और वहां पे अगर वर्ड यूज हो ऑप्टिमाइजेशन, तो जिन लोगों ने ये कोर्स पढ़ा है, और ऑप्टिमाइजेशन जीनियस लोगों में डिस्कशन होती है, ये मैं आपको बता दूं, जो इन टॉप इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वहां पे डिस्कशन इस तरह की चलती है ऑप्टिमाइजेशन लाइव। तो जहां पे भी डिस्कशन होगी ऑप्टिमाइजेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग ये कोर्स जो पढ़ चुका है वो स्टूडेंट उस डिबेट के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ रोल प्ले करेगा और बाकी लोगों को पता होगा कि इस बंदे को ऑप्टिमाइजेशन का आइडिया है। तो ये जो टेक्निक है ऑप्टिमाइजेशन, ये इंटेलेक्चुअल्स की डिस्कशन में ये चीजें आती हैं, और ये टेक्निक सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स में ही अंडर डिस्कशन होता है ये टॉपिक। तो कम से कम ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने में आप लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में कह सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हो। ना सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग बल्कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे ये लीनियर प्रोग्रामिंग लगती है, तो आप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में भी कंफर्टेबल होंगे कि ये क्या चीज है। आपने जो एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस है, उनमें से बेस्ट उठाना है, ये
आम लोगों का काम नहीं है, ये साइंटिस्ट लोगों का काम है, ये मैथमेटिशियंस का काम है, वही ये काम कर सकते हैं, दूसरे के बस का काम नहीं है। और जो लोग कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेते हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं और ऑप्टिमाइजेशन के बगैर चले जाते हैं फील्ड में, उनके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि वो अपने आप को कंप्यूटर साइंटिस्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये ज्यादती होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ कि वो अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहें या वो अपने आप को कंप्यूटर साइंटिस्ट कहें। वो जस्ट एक कोडर है, जस्ट एक ये कहने के उनको प्रोग्रामिंग आती है, ग्रिप है, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी उनको, लेकिन वो अपने आप को कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं कह सकते। वो प्रॉब्लम को मॉडल नहीं कर सकते, उन्हें ऑलरेडी सिर्फ प्रॉब्लम दिया जाता है, टास्क उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जी इसकी कोडिंग कर दें, वो कोडिंग करके उनको दे देंगे। जहां तक सोचने का ताल्लुक, वो सोचते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उनकी सारी एनर्जी इधर लगती है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व उन्होंने नहीं किया होता। माइंड में रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना और प्रॉब्लम की प्रोग्रामिंग करना दो डिफरेंट चीजें। कोई अभी स्टूडेंट मुझे बताएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करना किसको कहते हो और प्रॉब्लम की प्रोग्रामिंग किसको कहते हो? कोई अभी स्टूडेंट फ्यू वर्ड्स में मुझे बताएगा दोनों में डिफरेंस क्या है? जी, कोई इनपुट करेगा? जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सॉल्यूशन निकालते हैं, उसका मॉडलिंग करते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी कैसे और ये काम होगा कैसे, बल्कि प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ कोडिंग करते हैं उसकी। जो आपका आंसर करीबन ठीक ही है कि आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो उस वक्त प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होता है, आपको सॉल्व प्रॉब्लम दिया जाता है जिसकी आप कोडिंग कर रहे हो। अगर आप कहते हो कि वो दोनों काम आपने किए हैं तो इट मींस वो सॉल्व करना भी एक आर्ट है। मतलब आप सॉल्व कर रहे हो हिट एंड ट्रायल मेथड से, आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपने उसमें कोई टेक्निक नहीं लगाई, आप सिर्फ अपना जो अभी तक आपने सीखा, आप कहते हो इस तरह से आंसर आ जाता है, तो आप उसको कोड कर लेते हो, लेकिन बैक पे कोई टेक्निक नहीं है। टेक्निक क्या होती है? कोई मॉडल यूज किया हो और मॉडल की प्रॉपर्टीज आपको बता रही हो, वो कंफर्म कर रही हो कि ये आपका आंसर बेस्ट है। तो ये देखें, आपका अगर कोई पेट से रिलेटेड जैसे मैंने एग्जांपल ली, तो इसको सॉल्व किसने किया? ये जो मॉडल इधर नजर आ रहा है ये उसका सोल्यूशन है। प्रॉब्लम को मॉडल कर लिया गया। प्रॉब्लम को जब मॉडल कर लिया गया, इट मींस रियल लाइफ का प्रॉब्लम था, किसी एक टेक्निक के अंदर ले आए कि जी ये एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसका ये मॉडल बनता है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग इस चीज की गारंटी देती है, इस चीज की श्योरिटी देती है कि आपने अगर प्रॉब्लम को, रियल लाइफ के प्रॉब्लम को डिस्क्रिप्शन फॉर्म में था, आपने उसको लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में अगर कन्वर्ट कर लिया है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन मेथड्स आपको प्रोवाइड कर रही है, सिंप्लेक्स मेथड। लेकिन बशर्ते कि आपने वो जो प्रॉब्लम आपके सामने है उसको एलपी मॉडल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसको कन्वर्ट करना यानी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, एलपी फॉर्मुलेशन, वो करने के बाद और वो सिंप्लेक्स मेथड सॉल्यूशन दे रही है उसको सॉल्व करने पे, अब इसकी कोडिंग अगर करना, तो देखें एक लेयर एक्स्ट्रा आ गई है कोडर से पहले। कोडर को सॉल्व प्रॉब्लम मिलता है, तो आप क्योंकि खुद ही सॉल्व कर रहे हो, खुद ही कोडिंग कर रहे हो, और लेकिन उसमें जो सॉल्व करना है वो पार्ट हिट एंड ट्रायल है, उसको हम ब्रूट फोर्स कहते हैं। ब्रूट फोर्स मींस आप कह रहे होते हो कि आपको आंसर मिल जाए, टेक्निक एफिशिएंट है इनएफिशिएंट, और आपको ये भी गारंटी नहीं होती ये आपके तमाम वैलिड इनपुट्स के लिए आंसर भी करेगा या नहीं। क्यों? बगैर टेक्निक के होता है। हो सकता है आपका बनाया हुआ प्रोग्राम, कुछ सॉफ्टवेयर 1 साल तक चले ठीक तरह चले, लेकिन आपको उनके इनपुट सेट का ही नहीं पता, ऑल पॉसिबल इनपुट्स का ही नहीं पता। 1 साल तक जो इनपुट उसको मिल रही है वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। 1 साल के बाद एक ऐसी इनपुट आती है वो प्रॉब्लम क्रैश कर जाता है, उसको हैंडल ही नहीं किया गया होता है। इट मींस उसका मॉडल नहीं बना हुआ, वो हिट एंड ट्रायल से बना हुआ है। जब उसका मॉडल नहीं बना हुआ, उसकी टेक्निक या मॉडल हो, वो गारंटी देती है कि ये प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। वो गारंटी देती है वो, क्योंकि उसमें इनपुट सेट डोमेन का भी पता होता है। जब आप एक प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल बना लेते हो, उसका किसी एक टेक्निक पे मैप करते हो, तो फिर इस चीज की गारंटी आपको पता होता है कि इसका इनपुट डोमेन क्या है, और आप सब कुछ देख चुके होते हो कि ये इनपुट डोमेन
सारी इनपुट्स पे उसकी टेस्टिंग हो चुकी होती है, तो पॉसिबल नहीं है फ्यूचर में वो कभी क्रैश भी हो। क्यों? सारी इनपुट्स उस पे अटेम्प्ट ली जा सकती है। अगर इनफाइनाइट इनपुट्स है, फिर भी ऐसी टेक्निक्स हैं मैथमेटिक्स में। डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ा हुआ है आपने? जी स्टूडेंट? जी सर। अगर आपके पास इनफाइनाइट इनपुट्स हैं, उसके ऊपर भी टेस्टिंग हो सकती है। आप कहेंगे कैसे? ऑल पॉसिबल इनपुट्स तो ट्राई नहीं कर सकते। एक मेथड है मैथमेटिकल इंडक्शन, पढ़ा है आपने? डिस्क्रीट मैथ्स, मैथमेटिकल नो सर, इंडक्शन पढ़ा नो है ना? सर। पढ़ा है?